हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो। मैं रोहित सेंगर लेके आ चुका हूं आपके लिए साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप हॉट्स कह सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर अभी तक आपने कुछ नहीं भी किया है और अगर आप ये पढ़ लेते तो यू कैन इजीली स्कोर 100% मार्क्स इन साइंस। बट कंडीशन ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं और जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, बट ध्यान रहे ये टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं कि नहीं, ये जरूर ध्यान रखें। तो आपको करना कैसे है मैं समझा देता हूं। बहुत सिंपल तरीका है, आपको नोटबुक साथ लेके बैठनी है और सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करना है। सो हम पूरी बुक को कवर करने वाले हैं, चैप्टर वाइज चलेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 1 है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चूंकि केमिस्ट्री का चैप्टर है, सबको पता है भाई साहब केमिस्ट्री मतलब रिएक्शंस, तो यहां से रिएक्शंस आएंगी। बहुत सिंपल सी चीज है। तो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इन रिएक्शन में भी क्या सर सारी करनी है? मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं कि ये तो करनी ही करनी है। इन टाइप्स में अगर मैं बात करूं तो टॉप पे सबसे इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन। आपने देखा होगा स्कूल के एग्जाम्स में भी डीकंपोजिशन और इसके टाइप्स पूछे गए ना, फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीकंपोजिशन एंड उसके टाइप्स। इसी में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा इस रिएक्शन में दैट इज रिडॉक्स। आप ये मान के चलिए इन सबके तो एक एग्जांपल याद कर ही लेना, ये चीज कर लेना। फिर तीसरी चीज है दैट इज बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सर बैलेंस केमिकल रिएक्शन याद है कि नहीं? अरे भाई साहब देखो, मेन मॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट याद रखो आप बस। बैलेंस खुद कर लोगे, आती है ना बैलेंस। ऐसा जरूरी नहीं है, मेन मॉलिक्यूल्स आपको याद होने चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। बैलेंस है नहीं है वो सब मिल जाएंगे मार्क्स, आप टेंशन मत लो। तो बैलेंसिंग के पीछे मत भागो, रिएक्शन के पीछे भागो। मॉलिक्यूल जक मार के पीछे भागेगा आप। समझ में आ गई कहानी? तो बढ़ाई जाए आगे। और तीसरी चौथी जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज रेंसिडिटी, पढ़ा होगा आपने, और कोरोजन। अच्छा, कोरोजन में भी आपको याद होगा रस्टिंग वाला केस, ध्यान रखना। इसका प्रिवेंशन जरूर देख लेना, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई जो चिप्स के पैकेट है उनमें नाइट्रोजन को क्यों फ्लश किया जाता है, व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स और प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर द रेंसिडिटी एंड कोरोजन, उस पर हम उसकी लेयर क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे कॉज क्या है। तो भाई टू प्रिवेंट कोरोजन। और यही कोरोजन अगर मेटल स्पेसिफिक कर दूं मैं, आयरन कर दूं तो क्या बन जाता है? रस्टिंग। बढ़े आगे, चलिए आपकी इजाजत है तो बिल्कुल पढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए इस चैप्टर में हमको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एसिड एंड बेस, इनके टाइप्स विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मस्ट है, सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है, ये बताना है। यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनके बिहेवियर पे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब वो क्या है ये देखिए। आपने देखा होगा जैसे कि कंपाउंड लाइक अल्कोहल OH होता है, बट दैट इज नॉट बेस। क्यों? वो उसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? वो ड्राई फॉर्म में OH H+ आयंस क्यों रिलीज नहीं कर रहा? भाई सीधी सी बात, हमको पता, फंडामेंटल पता है ना। तो ध्यान रखना, बस वही चीजें लिख के आनी है। तो ये चीज हो गई। फिर इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, मतलब रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। वहां से सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सीधा। तीसरा है इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर में कौन इंपॉर्टेंट ये भी देख लो, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अच्छे से कोट लेना, क्या होता है, क्यों होता है, रेंज क्या होती है। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि स्केल पे 2 रख दिए, ए और बी। एक का pH 6 है, एक का pH 8 है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा, किसमें कम, इस टाइप के क्वेश्चंस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लो लगा देता हूं तारे, पक्का आएगा, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सम
इंपॉर्टेंट, भाई उसका केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड यूजेस कर लेना, जिसमें से कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर तो करना ही करना है। इनके रैंडम क्वेश्चंस यूज आ सकते हैं कि भाई साहब इसका यूज बता दो, इसके पीछे कॉज क्या, उसके पीछे कॉज क्या है, तो ये चीज आपको करनी है। अब बढ़ते हम चैप्टर 3 की तरफ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज विथ एग्जाम्पल। अच्छा, प्रॉपर्टीज कैसी, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, सबको पता मरकरी है। ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत हाई रिएक्टिव है, सबको पता है पोटेशियम है। लो रिएक्टिव है, ऐसा कौन सा मेटल जिसको पाम पे रखते हैं मेल्ट हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन याद कर लेना। फिर वापिस से यहाँ पे केमिस्ट्री तो देखो रिएक्शंस तो होंगी, रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड मेटल रिएक्ट्स विद दिस एसिड से। अच्छा, इसकी रिएक्शंस और पिछले वाले चैप्टर के एसिड बेस एंड सॉल्ट की बहुत रिपीटेड रिएक्शंस है, तो कंफ्यूज मत हो ना, इजीली हो जाएगी यार, टेंशन मत लो तुम। डरने की क्या बात है, जब रोहित भैया सारी केमिकल रिएक्शंस की वीडियो बनवा चुका हूं, उसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक, तो रिएक्शंस कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें थर्माइट पक्का कर लेना है, थर्माइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, थर्माइट से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, बोलिए। प्रॉपर लिख रहे हो, लिखते जाना इसको। ये दो चीज हो गई, एग्जांपल्स हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता ना मेटलर्जी क्या होती है, द मेथड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब इस मेटलर्जी में ध्यान रखना, आपको रोस्टिंग, मैंने सबकी रिएक्शन करा रखी है, एंड कैल्सिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ एक चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज सिनेबार रिएक्शन। है बहुत इंपॉर्टेंट सिनेबार। सिनेबार पता ना, मरकरी के ओर को कहते हैं सिनेबार, ठीक है, तो मरकरी के ओर को सिनेबार कहते हैं, तो सिनेबार रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इन टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ डाला तो आपका इजीली काम हो जाएगा, बहुत इजीली। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक हमको कार्बन कंपाउंड में भी देखने को मिलेगा, इसलिए समझ दूं, एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये सेम चीज कार्बन कंपाउंड में दिखेगी, इसलिए मैं यहां मेंशन करता हूं, वहां मेंशन नहीं करूंगा। आयोनिक एंड कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं समझो, ये पूछ दिया कि भाई साहब आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, आयोनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्यों मिलते हैं, समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस। कोवेलेंट का वीक क्यों है, इतनी कहानी क्लियर है, ठीक है। ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, उसके पीछे का कॉज दो, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते, तो आपको पूरी एबीसीडी पढ़नी है इसकी। अब जो हमारा केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज, सबको पता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके तो क्या ही कहना है। सबसे पहले कार्बन एंड इसका नेचर याद कर लेंगे कि ये कंपाउंड क्यों बना रहा है। इतने कंपाउंड की जरूरत कहां रही है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, है ना, टेट्रावैलेंसी पढ़ी थी, ये याद रखना। फिर दूसरा जब हम जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स में, तो हाइड्रोकार्बन्स में ध्यान रखना, मैंने इसकी सारी रिएक्शंस की बना रखी है। हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जिसमें आपने एल्कीन, एल्केन, एल्काइन पढ़ा था, उनके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। फिर जो तीसरा टॉपिक है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स, एक एक एग्जांपल के साथ, प्लस होमोलोगस सीरीज, ये चीज है। और प्लस चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शन। मैं बता देता हूं कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी सर। एक तो आपका हाइड्रोजिनेशन होगा, विच इज अ पार्ट ऑफ एडिशन। एक क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा। दूसरा सपोनिफिकेशन। तीसरा स्ट्रीफिकेशन।
एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। ये टॉपिक तो आपको आने ही चाहिए क्योंकि सारा पेपर इन्हीं टॉपिक से बनने वाला है। आगे बात समझ में? तो कहानी में आगे बढ़ाऊं क्या? नोट कर रहे हो ना? शेयर करोगे ना? कमेंट करोगे ना? करके जाना कमेंट, ठीक है? अच्छा लगता है। लाइफ प्रोसेस, आय है क्या बोलना, लाइफ प्रोसेस, लाइफ की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है तो यार प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। अब देखो आपकी एग्जाम भी एक तरीके से लाइफ की प्रोसेस है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप यार, एग्जाम के बिना तो हम जी सकते हैं। बिल्कुल जी सकते हो, लेकिन उस जीवन में पढ़ने के बाद जीवन में फर्क होता है ना, इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। देखिए सबसे पहली चीज आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन, वहां पे ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक पढ़ा था, उन सबके एक एक एग्जांपल। न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस एग्जांपल याद रखना, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि असली कहानी तो यहां पे है। दूसरी चीज सुनना, मैं सिंपल से उसमें क्लोज करता हूं इसको। हमने पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन में कौन इन्वॉल्व हुआ था? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स आए हैं, जितने भी पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लीपेज, एमाइलेज, समझ रहे हो, म्यूकस, एचसीएल, इन सबके फंक्शंस याद होने चाहिए आप, बस पक्का आएंगे। फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। इसमें इसके टाइप्स थे एरोबिक एंड एनारोबिक। इसकी केमिकल रिएक्शंस पक्का कर लेना, पक्का आएगी एग्जाम में, इन दोनों में से एक पक्का पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं हाय मेरा दिल, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेट करता है, दैट इज अवर हार्ट, है ना? कितना बताओ, कितना मतलब कितनी नाइंसाफी है, मतलब सीबीएसई ऐसा कैसे कर सकती है? फेब में कौन स्टार्ट करता है एग्जाम्स? एंड में स्टार्ट करते हैं ना। तो हार्ट, हार्ट में आपने पढ़ा था आर्टरीज एंड वेन्स, ये। और इन सब में ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हैं, जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, उस ऑर्गन के हर एक पार्ट्स के फंक्शन याद कर लेना, बस हो गया चैप्टर खत्म। देखो 3 में निपटा दिया, हर उस ऑर्गन के पार्ट्स के फंक्शंस कर लेना और आपका चैप्टर इजीली हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत रेयरली पूछा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें जाइलम फ्लोएम का सीन है, तो उसको देख जरूर लेना। इन प्लांट्स, और एक चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सारे इस चैप्टर से आपको एक चीज और पूछी जा सकती है, डायग्राम्स। डायग्राम जरूर करना इस चैप्टर से, ठीक है? अच्छा मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं लिखा इसमें, नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत बार पूछा आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी लिख लो, किडनी, क्योंकि 4 ही सिस्टम है, इन सबके एक एक पार्ट्स के फंक्शन पढ़ लो, हो गया। अपनी लैंग्वेज में लिखाना, प्यारी लैंग्वेज में ना, वैसी वैसी लैंग्वेज मत लिखना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या तो कंट्रोल कर रखा है आपने और क्या तो कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो दिक्कत है ही नहीं हमको। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं करना, हमने मूवमेंट पढ़ा था प्लांट्स में, वो मूवमेंट कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, भाई साहब ये मूवमेंट ऐसा हो रहा है, बताओ कौन सा मूवमेंट इन्वॉल्व है, प्लांट का बता दोगे, जियोट्रॉपिस में, हाइड्रोट्रॉपिस में, फोटोट्रॉपिस में, केमोट्रॉपिस में, ठीक है? मूवमेंट, उसके टाइप्स, प्लस कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन के फंक्शन पढ़े होंगे, एब्सिसिक के पढ़े होंगे, है ना? इन सब के, ऑक्सिन के पढ़े होंगे, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, इन सब के फंक्शंस आपको याद होने चाहिए, एक एक दो दो पक्का। इनके फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं, हमारा आता है ब्रेन।
ब्रेन के पार्ट्स के जो टाइप्स है वो, और ध्यान रखना पार्ट्स के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पता सीधा पूछता है कि बताओ ये फंक्शन किससे इन्वॉल्व है, बताओ अगर मैं बैठा हूं तो कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, मैं देख रहा हूं तो कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, ये सारी चीजें इसमें। और फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका डायग्राम पूछा जाता है, बताओ बताओ बताओ, हटाया हटाया हटाया, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर, रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर, ये। और चौथे पे जो हमारी लिस्ट पे टॉप पे है, जिस तरीके से मूवमेंट में हार्मोन्स एनिमल्स के इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही सॉरी प्लांट्स की इंपॉर्टेंट है, वैसे एनिमल्स में भी इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है ना, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, टेस्टिस ग्लैंड्स क्या करते हैं, वैसे रिप्रो में पढ़ा होगा आपने, खैर ये तो याद ही होगा आपको, मुझे पता है बहुत ही टैलेंटेड है आप सब, फेवरेट चैप्टर आखिर आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, दैट इज अरे हो नेकी और पूछ पूछ, आ गया फेवरेट चैप्टर। सबसे पहले इसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, इसका डिफरेंस और एडवांटेज पता होना चाहिए, लिखते जाओ पैरेलल, मैं बोलता जा रहा हूं, डिफरेंस और एडवांटेज पक्का पता होना चाहिए। और एसेक्सुअल में कम से कम 2 से 3 याद कर लेना, अच्छा एग्जाम्पल सबके याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। और एक चीज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पक्का कर लेना, ठीक। अब तीसरी चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट समझना, रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरी बायोलॉजी का सिंपल सा नियम है, अगर आप किसी भी ऑर्गन को पढ़ रहे हैं तो उसके पार्ट्स के फंक्शन पता होने चाहिए, बात खत्म। रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल हो फीमेल हो या फ्लावर, डायग्राम के साथ साथ इन पार्ट्स के एक एक चीजों के फंक्शंस पता होने चाहिए। ट्रस्ट मी यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। और डायग्राम भी हमको करना है इसका, लाइक आपसे पूछ लेगा बताओ कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओवरी के फंक्शन क्या है, ओवरी कौन से हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टिस कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन क्या है, सेमेन क्या करता है, सेमिनल वेसल क्या करता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पक्का आने वाला है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मैं ये भी बता दूं क्यों आता है, क्योंकि देखो टाइम अब बहुत चेंज हो चुका है, बच्चा सब जानता है और आप भी सब जानते हैं, इवन कितने बच्चे तो हमें पढ़ा देते क्लास में, सर ऐसा नहीं, हम बताते हैं आपको इस चैप्टर की खासियत क्या है ना। तो वो सारी मेथड्स आपको पता होनी चाहिए, जो आपने सर्जिकल पढ़ी है ना, सर्जिकल पढ़ी थी, मैकेनिकल पढ़ी थी, बैरियर पढ़ी थी, ये सारी चीजें जितनी मेथड्स पढ़ी, मेडिसिनल भी पढ़ी थी आपने, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखनी है। और इसी के साथ साथ SID सॉरी STDs के एग्जाम्पल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें से ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में पक्का, बढ़े आगे, चलिए बढ़ जाते हैं। आप बोल रहे हैं तो हेरिडिटी क्या कहने सर, हेरिडिटी सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक टर्म्स, बेसिक डोमिनेंट जीन क्या होता है, रेसेसिव जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए के फंक्शंस क्या, इस टाइप के। और यहाँ पे सबसे बड़ा खेल पता कौन खेल के गया है, मेंडल भैया खेल के गए हैं, मेंडल भैया, मेंडल साहब का पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट, याद कर लेना, आ सकता है। और इसी का मोनो एंड डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो में आपने पढ़ा होगा, मोनो हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में, ठीक है। मोनो में उन्होंने हाइट ली थी है ना, टॉल और ड्वार्फ, वो वाला। F1 F2 जनरेशन याद कर लेना, इनका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों का याद होना चाहिए आपको। और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है,
मोनोहाइब्रिड से कि बताओ एक जनरेशन जिसमें डोमिनेटिंग ये है, तो बताओ F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में सारे डोमिनेटिंग होंगे, F2 में क्या होगा, 75% डोमिनेटिंग होंगे, 25% रेसेसिव होंगे। ये सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और इससे तो पक्का क्वेश्चन आएगा भाई, पक्का है, पक्का मतलब पक्का। फिर ये पढ़ लेना बस, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्योंकि बाकी का चैप्टर तो कर चुके। मतलब आपको सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है, बताओ बेसिक टर्म्स पढ़नी है, रेसेसिव क्या होता है, डोमिनेटिंग क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, जो शो हो रहा है वो डोमिनेटिंग है, जो शो नहीं हो रहा वो रेसेसिव है, जो हाइड हो गया वो रेसेसिव है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, सबसे पहली चीज मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। अगर हम लाइट की बात करें तो यहाँ पे मिरर, कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर और उसके यूजेस। दूसरा रे डायग्राम, आप सबको पता है एक चीज हमेशा फिक्स है, एक चीज हमेशा फिक्स है, वो पता ना क्या है, वो है हमारे क्या, न्यूमेरिकल्स। रे डायग्राम बनेंगे दोनों के मिरर के लेंस के। तीसरा न्यूमेरिकल्स तो करना ही करना है सर, मैं तो क्या बोलूं, पक्का आएगा न्यूमेरिकल्स। तो मैंने वीडियो डाल रखी है, नहीं देखी हो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस सजा में क्या ये भी कर दूंगा। और बताओ, न्यूमेरिकल्स लेंस से आ सकते हैं, मिरर से आ सकते हैं, उसके लिए पूरे बेसिक फंडामेंटल्स आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। यहाँ रे डायग्राम हो गया है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉ, रिफ्रैक्शन में पता रिफ्लेक्टेड कैसा आता है, और इस रिफ्लेक्शन में जो ग्लास स्लैब वाला डायग्राम था ना वो देख लेना याद से। ग्लास स्लैब वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉस, ये हो गया इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ पावर को देख लेना। अभी पावर क्यों इंपॉर्टेंट है समझो, क्योंकि यहां पे आते हैं लेंस, और ये लेंस हेल्प करते हैं डिफेक्ट में, जो हम ह्यूमन आई में कनेक्ट करेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। और एक टर्म और है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये याद रखना, क्योंकि यहां से मिरर के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई ये मिरर क्यों यूज हो रहा है, कौन क्यों मिरर ही क्यों यूज होता है इसमें, डेंटिस्ट ये वाला मिरर यूज करता है, बताओ सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर लगा, सब बताना पड़ेगा। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, लेटरल इन्वर्जन, सिर्फ प्लेन मिरर शो करता है। और इसी में न्यूमेरिकल्स में एक चीज ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन, जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, उसमें वो जो एम वाला फंडा था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा प्लस आगे भी हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, बहुत सिंपल है इसका, तो सबसे सिंपल यही है, डिफेक्ट आएगा ऑफ विजन, फिक्स है, करेक्शन एंड कॉजेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा है, ये टर्म याद कर लेना, पावर ऑफ अकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये हो जाएगा। फिर यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्रिज्म वाला डायग्राम है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला, जिसमें ये प्रिज्म रखा होता है, लाइट जाती है, फिर यू डिस्पर्स, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम पक्का करना, बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है, सीधा सीधा पूछ लेता भाई साहब कि बताओ ये क्या होगा, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इंसिडेंट क्या है, रिफ्लेक्टेड क्या है, इमर्जेंट क्या है, ये। और सेम मैंने आपको ग्लास स्लैब में भी बताया था ये। और फिर यहां से आते हैं कॉन्सेप्चुअल, मैं बता देता हूं भाई, तारे दूर दिखते हैं बट इतने दूर है नहीं, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन से होता है, सन का एडवांस और बिफोर सनराइज और सन डिले हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन। स्काई ब्लू अपीयर क्यों होता है, एस्ट्रोनॉट को स्काई काला दिखता है, पता ना। ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, और इनका सिर्फ एक मेजर कॉज होगा, या तो स्कैटरिंग होगा, या तो डिस्पर्शन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। इसी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाएगा इजीली, दिक्कत तो नहीं है। द ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सर क्या कहना है, यहां से एक चीज फिक्स कर दूं मैं आपको पहले, सबसे पहले तो आपको सारी डेफिनेशंस याद करनी है विद एसआई यूनिट, क्योंकि एसआई यूनिट बहुत हेल्प करेगी, सीधा सीधा एसआई यूनिट की डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। दूसरा ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ से हमको क्या मिलता है? आर। आर से हमको क्या मिलता है? रो। तो इनके फैक्टर्स भी पढ़ लेना। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और उसका टेम्परेचर, और उसका सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर है, तो ये चीजें पढ़ लेंगे हम। ठीक, यहां से फिक्स है न्यूमेरिकल, उसको तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, और न्यूमेरिकल पावर से आ सकता है, और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसमें पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये चौथा, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल में एडवांटेजेस और डिफरेंसेस। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग, ये चीजें आपको आनी ही चाहिए। डोमेस्टिक सर्किट तो देख लोगे आप, मेरे हिसाब से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और न्यूमेरिकल में आपका पीवी वाला है, मैंने न्यूमेरिकल्स के, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने वीडियोस बना रखी है, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट करोगे कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो प्लीज कर लेना यार, प्लीज कर लेना, बस कुछ दिन बाकी हैं, रॉक कर दोगे, एग्जाम फाड़ दोगे तुम, ट्रस्ट में एग्जाम फाड़ दोगे, बस पढ़ लेना ये टॉपिक्स। ठीक है, बढ़े आगे, और कोई टॉपिक तो नहीं बचा? हाँ ठीक है, ये है ना। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमएफएल एंड इसकी प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा स्कूल के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे भर भर के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोल्स पे ज्यादा क्यों है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सोलेनॉइड एंड उसके फैक्टर्स, और यही सोलेनॉइड आपकी भविष्य में जाके क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। इनमें डिफरेंसेस भी और यूजेस भी, ध्यान रखना, डिफरेंसेस प्लस यूजेस दोनों याद होने चाहिए आप। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, दैट इज डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपने पढ़ा होगा जो हमारा है मेजर, दैट इज लॉस। हमने दो लॉ पढ़े थे, एक मैक्सवेल का है वो याद होना चाहिए, और एक फ्लेमिंग्स का है। ठीक है, ये दोनों लॉस पता होने चाहिए। मैक्सवेल, एम फॉर मैक्सवेल, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर फ्लेमिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक चीज है दैट इज अबाउट फोर्स, है ना, कि जब हम उसको रखेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा, मैक्सिमम कब लगेगा, मिनिमम कब लगेगा, इस फोर्स की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। मतलब मेजर तो ये चीजें हैं आपके पास। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ करंट तो पता ही है आपको, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है ना, इतनी चीजें क्लियर है पक्का। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं। एमएफएल उसकी प्रॉपर्टी, सोलेनॉइड उसके फैक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड पावर। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी फैक्टर्स ध्यान रखना, दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, और यूजेस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे आपको डायग्राम देके डायरेक्शन पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन में ध्यान रखना, सर्कुलर लूप का भी याद कर लेना। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी चैप्टर्स की। ओहो, अवर इन्वायरमेंट, इसके तो क्या ही कहना है। सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है एंड उसके कंपोनेंट विद एग्जांपल। अरे आपने पढ़ा था ना इकोसिस्टम, कंफ्यूज मत हो, ये इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, विद एग्जांपल्स, ये कर लेना। ठीक, दूसरा, फूड चेन एंड फूड वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कैसा होता है कैसा नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिला, 10% लॉ और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब इसमें आएगा। कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है,
मतलब कुल मिला के ओजोन लेयर के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, कहाँ है, कैसी है, क्या करती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, XYZ सब पता होना चाहिए। इतनी चीजें नहीं, अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो ट्रस्ट मी आपकी साइंस हो गई खत्म। बट इसका ए से लेकर जेड तक जितने भी मैंने आपको बताए हैं उन सारे चैप्टर्स का ए से लेकर जेड तक क्लियर होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जी लगा के, मन लगा के, दिन रात एक कर दो और अपने पेरेंट्स को प्रूव कर दो कि भाई साहब रिजल्ट तो बोलेगा इस साल। मत मौका देना रिलेटिव्स को, मत मौका देना कि ताने मारे, मौका देना कि उनको साइड से लाना पड़े, अरे भाई साहब रिजल्ट तो अच्छा गया फलाना के बेटे का। एग्जैक्टली तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, थैंक यू।